बैटरी बैटरी चेक हो गया। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। एक बार फिर आज स्टार्ट करते हैं एसएफएम का एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। ठीक है दोस्तों, देखो जी, चैप्टर का नाम नोट डाउन कर लें एक बार। देन बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे और धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है दोस्तों म्यूचुअल फंड। एक छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में इसके अंदर से अगर मैं आपसे बात करूं, सीएमए फाइनल में आप ये मान के चले 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 10 to 15 मार्क्स। और अगर हम सीए की बात करें, सीए फाइनल की, तो सीए फाइनल के अंदर आप मान के चलें 8 से 10 नंबर का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। 8 to 10 मार्क्स दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर भी बहुत होते हैं, छोटा सा चैप्टर है, पढ़ के आपको देखना पड़ेगा। एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसा कंटेंट है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पोर्टफोलियो चैप्टर के साथ कवर होंगे, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। धीरे धीरे चीजों को पढ़ते जाना है और अपनी कवरेज को बढ़ाना है, कंटेंट के ऊपर फोकस करना है और चीजें दोस्तों समझ आ जाएंगी। देखेंगे जब हम पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़ेंगे तब क्या बातें होंगी वो आपसे वहीं पर डिस्कस हो जाएंगी। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। तो म्यूचुअल फंड जब हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, पहले हमें यह समझना होगा कि म्यूचुअल फंड कंसेप्ट क्या है। फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सिस्टम में इस म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन की क्यों हमें नीड अराइज हुई, ये सब बातें आपको आज डिस्कस करनी होंगी। देखो दोस्तों, जैसा कि आप मार्केट में देखते हैं, शेयर मार्केट के बारे में, तो आपको पता है हर पर्सन के पास पैसा तो है और वो इन्वेस्ट भी करना चाहता है, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण वो इन्वेस्ट सही तरीके से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप होके आया जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। बेसिकली ये जो म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करेगा, ये पब्लिक से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेगा, देन उसको पब्लिक के बिहाफ पे
इन्वेस्टमेंट की डिटेल एनालिसिस करके एक बेटर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सर्च करेगा। कैसे बात होगी, थोड़ी बातें आपके साथ करते हैं और धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखो जी, सबसे पहले मुझे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो जरा आप मेरे साथ नोट डाउन कर लें और आप लिखते जाएंगे दोस्तों। देखो जी, सबसे पहले मुझे इसके अंदर बेसिक पार्ट को डिस्कस करना है कि म्यूचुअल फंड को समझना कि ये है क्या। सबसे पहले हम इसके बेसिक पार्ट को डिस्कस करेंगे दोस्तों। जब हमारा ये बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा देन हम इसके अंदर म्यूचुअल फंड के न्यू टॉपिक को उठाएंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ NAV, नेट एसेट वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ NAV पढ़ेंगे दोस्तों कि ये नेट एसेट वैल्यू क्या होती है म्यूचुअल फंड में, जो आपको धीरे धीरे करके समझनी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बार आप प्रीवियस पेज को एक बार नोट डाउन कर लें, देन हम उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं जी आगे। तीसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, उसका नाम है दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। थर्ड टॉपिक मुझे पढ़ना है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। ठीक है दोस्तों, और कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न के बाद जो फोर्थ टॉपिक है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसका नाम है, नोट डाउन कर रहे हैं आप रिटर्न तक? ठीक है जी। फोर्थ टॉपिक एंट्री लोड, एंड एग्जिट लोड। ये एंट्री लोड एग्जिट लोड क्या है? जस्ट लाइक ए कमीशन मान लें आप, फिर देखेंगे सर इसे। और पॉइंट नंबर 5, एंट्री लोड एग्जिट लोड के बाद आपको लिखना है इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट in between, indifference point in between on investment and investment in mutual fund. Indifference point in between on investment and investment in mutual fund. ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी जो धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन टॉपिक नंबर 6 है हमारे पास, जिसका नाम है परफॉर्मेंस मेजरिंग कंसेप्ट। परफॉर्मेंस मेजरिंग कंसेप्ट।
इस परफॉर्मेंस मेजरिंग कंसेप्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, जरा आप पहले इसे नोट डाउन कर लें। देन इस परफॉर्मेंस मेजरिंग कंसेप्ट में बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे कि इस टॉपिक नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना है, कितने परफॉर्मेंस मेजरिंग कंसेप्ट हैं। सबसे पहले जेनसन अल्फा वैल्यू, जेनसन अल्फा वैल्यू, जेनसन अल्फा वैल्यू के बाद सेकंड जो परफॉर्मेंस मेजरिंग कंसेप्ट है उसका नाम है ट्रिनोर। सेकंड है ट्रिनोर रेशियो। ट्रिनोर रेशियो के बाद जो थर्ड है फर्स्ट आपका जेनसन अल्फा वैल्यू, सेकंड आपका ट्रिनोर रेशियो। वैसे अगर मैं आपको बता दूं ये जितने भी परफॉर्मेंस मेजरिंग कंसेप्ट हैं ये पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड मिक्स टॉपिक है दोस्तों। पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल फंड मिक्स टॉपिक है क्योंकि इस पोर्टफोलियो के अंदर हमें रिस्क के बारे में पढ़ना होता है, रिटर्न के बारे में पढ़ना होता है, इसलिए आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। मैं आपको ये बता दूं जितने भी ये परफॉर्मेंस कंसेप्ट हैं ये अभी म्यूचुअल फंड चैप्टर खत्म होते ही अभी नहीं आपको पढ़ाए जाएंगे, ये सारे के सारे कवर होंगे पोर्टफोलियो के बाद। और जिसने पोर्टफोलियो ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको ये समझ आ जाएंगे, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो जेनसन अल्फा वैल्यू हो, चाहे वो आपका ट्रिनोर रेशियो हो, चाहे वो आपका पॉइंट नंबर सी शार्प रेशियो हो, ये सब आपको समझ आएंगे सर पोर्टफोलियो के साथ। घबराना नहीं है, चीजें होंगी, सब होंगी, आप बस जुड़े रहिए और समझते रहिए। अब इसके बाद दोस्तों टॉपिक नंबर जो डी है परफॉर्मेंस मेजरिंग का, उस डी नंबर टॉपिक में मुझे आपके साथ पढ़ना है स्टार मॉर्निंग इंडेक्स। एक नया है ये, और ई पॉइंट हमने यहां पर पढ़ना है जिसका नाम है फार्मा नेट गेन एंड टोटल गेन। फार्मा नेट गेन एंड टोटल गेन। अब सुनो जी, ये जो टॉपिक है परफॉर्मेंस मेजरिंग कंसेप्ट ये आपका कवर होगा पोर्टफोलियो चैप्टर में। पोर्टफोलियो चैप्टर दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़ लिया है वो यहीं पर ही अगर इन टॉपिक को खत्म करना चाहते हैं तो मैं म्यूचुअल फंड खत्म होने के लास्ट में अलग से इन परफॉर्मेंस मेजरिंग कंसेप्ट पे वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, जिससे कि जिन्होंने पोर्टफोलियो थोड़ा सा पढ़ रखा है, कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके अभी रिसेंट में एग्जाम है,
जून के अंदर सीए या सीएम में, उनके लिए हेल्प हो जाए, तो मैं ये टॉपिक भी आपको साथ के साथ पढ़ा दूंगा। बाकी पोर्टफोलियो चैप्टर के अंदर इन टॉपिक को हम दोबारा से भी पढ़ेंगे। चलो जी, अब इसके बाद टॉपिक नंबर 7 पे चलना है मुझे दोस्तों, क्योंकि 6 टॉपिक आपने नोट कर लिए हैं। अब टॉपिक नंबर 7 है कि म्यूचुअल फंड के कौन कौन से प्लान होते हैं जो वो अपने यूनिट होल्डर को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो टॉपिक नंबर 7 लिख लो दोस्तों। टॉपिक नंबर 7 जो मुझे पढ़ना है, उस टॉपिक नंबर 7 का नाम है प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड। कौन कौन सी स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की जो आपको देखनी होगी, और 1 बाय 1 करके हम इसे डिस्कस कर लेंगे। चलो जी, अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं म्यूचुअल फंड के फर्स्ट टॉपिक पे, जिसके अंदर पहला टॉपिक है बेसिक। ये म्यूचुअल फंड है क्या, समझे, सीखे, और देन उसके बाद एग्जामिनेशन को तो पास करेंगे ही करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा। चलो जी, देखो सर, अगर मैं आपसे बात करूं तो म्यूचुअल फंड का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि वो पब्लिक, वो इन्वेस्टर जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनकी मनी को एक जगह इकट्ठा करके देन उन्हें फर्दर कैपिटल मार्केट में, दैट इज इक्विटी शेयर्स में, डिवेंचर में, या एनी अदर किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें। इसमें म्यूचुअल फंड पब्लिक की क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। आपने सुना होगा, आज बहुत ही फेमस होता जा रहा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP बोलते हैं आप उसे। थोड़ा 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 बूंद बूंद से कहते हो ना आप, सागर भरता है, सेम वही चीज है सर। आज कई लाखों करोड़ों के पोर्टफोलियो हो चुके हैं म्यूचुअल फंड के। पब्लिक 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड के पास जमा करवाती है, और म्यूचुअल फंड देन उसको फर्दर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, कैसे बात होती है, कैसे चीजें बढ़ती हैं, जरा आपके साथ बात करते हैं। देखो जी, सारे के सारे टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है, मैं पहले भी बता चुका हूं, म्यूचुअल फंड का बेसिक पार्ट। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी बातें लिखेंगे आप मेरे साथ, देन उसके बाद हम धीरे धीरे चीजों को समझते जाएंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, ए पर्सन may invest money in shares, debenture, or in any other security by his own. A investor, that is a person, बोल लो आप उसे, may invest money in shares, debenture and in any other security by his own.
तो जितने भी चीजें आपके पास हैं आप बिल्कुल ना घबराएं। जो भी लाइव क्लास में नहीं भी जुड़े उनका अगर कुछ बाद में टाइम अवेलेबल रहे तो ये कुछ वीडियो आपके यूट्यूब पे परमानेंट रहेगी। आप उसे दिन में रात में कभी भी देख सकते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं यूट्यूब पे, देन जिससे कि आपके कोई कमेंट आते हैं, कोई क्वेरी आती है हाथ की हाथ, उसे भी हम सॉल्व कर सकें। तो आपको बिल्कुल भी दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस प्रॉब्लम हमें क्रिएट नहीं कर सकता। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा बस टाइम दो, चीजों को समझते हैं। अभिषेक गोयल जी पूछ रहे हैं क्या ये न्यू सिलेबस के लिए है? बिल्कुल सर, ये न्यू के लिए भी है एंड ओल्ड के लिए भी है। दोनों के अंदर कवर होगा पूरा एसएफएम, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सब हम कवर करेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है सर। लाइव भी पढ़ते रहे। टॉपर क्लासेज की ऐप भी डेवलप हो चुकी है, वो भी आपको देखना है। कौन से चैप्टर कवर होंगे? सारे चैप्टर कवर होंगे सर। आपका कौन सा कोर्स है? ओल्ड कोर्स है, न्यू कोर्स? अभिषेक जी आपका ओल्ड कोर्स है, न्यू कोर्स? चेक कर लेते हैं एक बार। न्यू, तो न्यू के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जितने भी 14 चैप्टर हैं न्यू कोर्स में, सीए फाइनल में, वो सब कवर होंगे एक एक करके। जिसमें से भी चैप्टर हमने जो पिक किया है वो म्यूचुअल फंड है, और धीरे धीरे सारे चैप्टर खत्म होंगे अभिषेक सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू कोर्स हो चाहे ओल्ड कोर्स हो, सब चैप्टर 1 बाय 1 हम कंप्लीट करेंगे। देखो जी, तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बात चल रही थी म्यूचुअल फंड की। तो बात यह है, ए पर्सन में इन्वेस्ट मनी इन शेयर्स, डिवेंचर और इन एनी अदर सिक्योरिटी बाय हिज ओन। एक इन्वेस्टर और एक पर्सन खुद अपने आप इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपके पास नॉलेज है, पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, कहीं पर भी इन्वेस्ट करो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर पर्सन को शेयर मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड उनके बिहाफ पे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो लिखेंगे दोस्तों आप मेरे साथ, देन उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाना है। यहां तक मेरे को लगता है आपने लिख लिया होगा। दिवेश झा जी कह रहे हैं सर मेरा कैपिटल बस्टिंग पेंडिंग है। कैपिटल बस्टिंग कोई नहीं, अभी एक बार म्यूचुअल फंड पढ़ें और जो भी चीजें पेंडिंग आप टेंशन ना लो। इस म्यूचुअल फंड की क्लास के बाद आप मेरे से पर्सनल मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट करना, तो मैं आपके लिए स्पेशल उस चैप्टर की, उस टॉपिक की, उस क्वेश्चंस की वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी म्यूचुअल फंड को चलने दें। म्यूचुअल फंड के बाद आपसे बात कर ली जाएगी कौन से टॉपिक पेंडिंग है और कौन से टॉपिक पेंडिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आओ जी। ए पर्सन में इन्वेस्ट मनी इन शेयर्स, डिवेंचर और इन एनी अदर सिक्योरिटी बाय हिज ओन। इसके बाद अल्टरनेटिवली
he may invest money in unit of mutual fund. अभिषेक जी कह रहे हैं क्या कोई भी स्टूडेंट आपको कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी, नंबर आपको दे दिया, काम ही क्या है हमारा, पूरा दिन पढ़ाना है सर। जो भी आपकी डाउट होंगे, पर्सनल किसी टॉपिक पे वीडियो आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप टॉपर क्लासेज की ऐप के थ्रू भी वीडियो ले सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। एसएफएम से रिलेटेड सब होगा सर, अब बिल्कुल भी ना घबराएं। चलो जी, अल्टरनेटिवली ही मे इन्वेस्ट मनी इन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। अल्टरनेटिवली he may invest money in unit of mutual fund। आपकी मर्जी है सर, अपने आप पैसा लगाओ या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में पैसा लगा दो। क्या होगा इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ही मे इन्वेस्ट मनी इन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। और ये जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों, आप इसके अंदर लिख लें, विच आर मैनेज बाय प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन। प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन्स। जो भी म्यूचुअल फंड है वो मैनेज किया जाता है प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा। ये क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, जरा आप देखेंगे। दे फॉर्म ए फंड। ये एक फंड का निर्माण करते हैं। दे फॉर्म ए फंड which are subdivided into units। द इन्वेस्टर आप लिख लें, देन समझ लेंगे अभी। The investor purchase unit of mutual fund and invest money therein। मतलब एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की यूनिट परचेज करता है और अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है। इसके बाद आफ्टर दैट ऑल कलेक्टेड मनी, जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड के पास आया है, आफ्टर दैट ऑल कलेक्टेड मनी विल बी further reinvested by mutual fund in various securities। in various securities। After that
all collected money will be further reinvested by mutual fund in various securities after considering risk, return and any other factors. After considering risk, return and any other क्या जी फैक्टर्स. तो यही छोटी छोटी बातें हैं सर आपको जो करनी है कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टर चाहे तो खुद पैसा लगा सकता है या फिर वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेज कर सकता है और म्यूचुअल फंड फर्दर उसे री इन्वेस्ट कर सकता है. देखो जी कैसे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. इधर पब्लिक है, ये है जी पब्लिक जो सब जानती है. ये पब्लिक किसी को छोड़ने वाली नहीं है दोस्तों. ये पब्लिक, इधर आपका म्यूचुअल फंड है एंड इधर आपकी कैपिटल मार्केट है. कैपिटल मार्केट का मतलब वही ऐसी मार्केट जिसे हम शेयर मार्केट भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है. दैट इज ए कैपिटल मार्केट. बाकी इस कैपिटल मार्केट के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं. देखो जी, पब्लिक अपना पैसा म्यूचुअल फंड को देती है, ट्रांसफर करती है. पब्लिक ने अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे दिया और देन म्यूचुअल फंड फर्दर, अगर आपसे बात करें यूनिट्स इशू करता है पब्लिक को. जैसे एक कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, सेम उसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी, ठीक उसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी अपने इन्वेस्टर को यूनिट्स इशू करता है. जैसे शेयर होल्डर होते हैं ऐसे ही यूनिट होल्डर होते हैं, जिनके बारे में आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा. अब जो भी पब्लिक ने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, ये पैसा फर्दर री इन्वेस्ट होता है कैपिटल मार्केट में. यहां पर ये इन्वेस्ट होता है कैपिटल मार्केट में, जो आपको धीरे 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 सीखना होगा कि कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी. ठीक है दोस्तों, यहां तक मैं मान के चल रहा हूं और देख भी रहा हूं, नोट डाउन आपने कर लिया होगा. चलें आगे. चलो जी, अब थोड़ा सा इस म्यूचुअल फंड के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं. देखो जी, अगर मैं आपसे म्यूचुअल फंड के बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में बात करूं दोस्तों, यहां तक नोट हो चुका है कि म्यूचुअल फंड सिंपली एक मीडिएटर का काम कर रहा है और यहां पर कुछ भी नहीं है. कैसे ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर लेता हूं. देखो जी, देखो सबसे पहले क्या है, पब्लिक का मनी यहां पर इन्वॉल्व है. तो किसी भी तरह का अगर कोई फ्रॉड होता है तो पब्लिक का टोटल मनी वेस्ट हो जाएगा, डूब जाएगा. इसलिए कोई ना कोई कंट्रोलर तो होगा जो कंट्रोल करे इस म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी को. तो धीरे धीरे एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं. सबसे पहले बेसिक के अंदर पॉइंट नंबर ए,
हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं दोस्तों। इतिहास क्या है म्यूचुअल फंड का? देखो जी, सबसे पहले यूटीआई आपने नाम सुना होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक म्यूचुअल फंड डेवलप होके आया था जो आरबीआई के द्वारा क्रिएट किया गया था। आरबीआई ही उसका कंट्रोलर था। सबसे पहले यूटीआई ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल फंड सेक्टर में अपने आप को लेके आया था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसने म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट को मार्केट में डेवलप किया। जब धीरे धीरे ये कंसेप्ट डेवलप होने लगा तो इस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई के द्वारा कंट्रोल होता था, धीरे धीरे फिर यूटीआई के बाद इसके अंदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी म्यूचुअल फंड के अंदर आना स्टार्ट हो गए। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, एसबीआई म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड, इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड, सब ने इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपने कदम रखे और मार्केट में इसकी जागरूकता को बढ़ाते हुए पब्लिक से मनी इकट्ठा करना शुरू किया। फिर आज के टाइम में तो सर पब्लिक सेक्टर के साथ साथ इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। आप देखते होंगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, सब इसके अंदर आज के टाइम में परमिट कर दिए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर भी आ चुके हैं सर। जब तक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था तब तक केवल कंट्रोलर आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में आने के बाद इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आने के बाद आरबीआई के साथ एक और कंट्रोलर इनको कंट्रोल करने में सामने आया, जिसे आप सेबी के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत नहीं, काम सबका वही है, यूटीआई हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, काम एक ही है, पब्लिक से पैसा लेना और फर्दर उसे मार्केट में इन्वेस्ट करना। दोस्तों, पब्लिक से पैसा लेना और फर्दर उसे मार्केट में क्या करना दोस्तों? इन्वेस्ट करना। ठीक बात है। चलो जी, अब आगे चलते हैं। इस बेसिक का पॉइंट नंबर ए हिस्ट्री आपने देख ली। देन पॉइंट नंबर बी आपसे अगर मैं डिस्कस करूं, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में सीखने हैं और पढ़ेंगे आपको, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है जी। नेक्स्ट पेज पे जरा हम चलते हैं जी। प्रीवियस पेज की बातें आपने नोट कर ली, बिल्कुल नहीं घबराना सर। डेली 2 घंटे जुड़ो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। एक्स्ट्रा डाउट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा टॉपिक, जो भी आपको समझना है डिमांड करो। वीडियो आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहेगी। पढ़ना आपको है, हम तो केवल आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बिल्कुल नहीं घबराना जी। इस पूरे कोर्स के अंदर, पूरे स्टूडियो और वीडियो के अंदर मैं सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा, सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा, प्लस अपनी जो बुक है जो आपको प्रोवाइड हो जाएगी उसके भी एक एक क्वेश्चन यहां पर सोल्व होंगे।
क्योंकि यहां पर टाइम की कमी नहीं है दोस्तों, मुझे यहां पर पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, धीरे धीरे चीजें कवर हो जाएंगी। चलते हैं जी जरा पॉइंट नंबर बी पे, बेसिक का पॉइंट नंबर बी। थोड़ा और समझते हैं जी म्यूचुअल फंड के बारे में। देखो बार बार एक मन में सवाल आ रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है ये किस एंटिटी के तौर पे काम करता है। एंटिटी का मतलब कंपनी बना के काम होता है, पार्टनरशिप फर्म बना के काम होता है, मतलब वो कौन सी एंटिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, म्यूचुअल फंड ना कोई कंपनी है, ना कोई पार्टनरशिप फर्म है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है दोस्तों। तो मैं आपके साथ जरा पॉइंट नंबर बी में लिखता हूं म्यूचुअल फंड के बारे में। लिखेंगे म्यूचुअल फंड इज ए ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड इज ए ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड इज ए ट्रस्ट विच आर रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड इज ए ट्रस्ट विच आर रजिस्टर्ड under Indian Trust Act 1882. Mutual fund is a trust which are registered under Indian Trust Act 1882 1882। सिंपल एक ट्रस्ट की तरह काम करती है, लेकिन पब्लिक का पैसा है और जहां पर पब्लिक के पैसों की इन्वॉल्वमेंट आती है तो वहां पर हमारा कंट्रोलर सेबी फर्दर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस इशू करता है जो आपको टाइम टू टाइम पे देखनी होंगी। और इसलिए आप ट्रस्ट बना के कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी एनजीओ चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट बना के म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी म्यूचुअल फंड का मतलब पब्लिक से पैसा लेना है, उसे फर्दर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये काम करने के लिए ट्रस्ट में तो रजिस्ट्रेशन अपने आप को करवाना ही करवाना है, साथ में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा। लिखेंगे इसको, एंड म्यूचुअल फंड इज फर्दर रजिस्टर्ड with SEBI and regulated by SEBI Mutual Fund Regulation 1996। एक ट्रस्ट को, एक म्यूचुअल फंड को एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले, पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने से पहले अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर्ड करवाना है। और सेबी ने म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में एक गाइडलाइंस इशू कर रखी है, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, जो अप्लाई होती है म्यूचुअल फंड के ऊपर और जो म्यूचुअल फंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है। चलो जी एक छोटी सी बात और करते हैं आपसे बेसिक में, पॉइंट नंबर सी। हिस्ट्री आपने देखी थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रैक्टिकल है, थोड़ी थोड़ी बातें सीखते जाओ, प्रैक्टिकल चैप्टर है वैसे, थोड़ी थोड़ी बातें आपको सीखनी है और देन इसको फिर प्रैक्टिकल में ले चलते हैं।
पॉइंट नंबर सी, म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में दोस्तों एक और वर्ड आता है जिसका नाम है स्पॉन्सर। लिखेंगे आप मेरे साथ पॉइंट नंबर सी में, स्पॉन्सर वर्ड का क्या मतलब है जरा मैं आपको बताता हूं। देखो आपने नाम सुना होगा, बहुत बार आपने चीज सुनने को मिलती होगी कि ये जो इवेंट है स्पॉन्सर्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस पर्सन, ये इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा फंक्शन या इवेंट स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो स्पॉन्सर का मतलब सेम एक तरीके से ऐसी एक्टिविटी, ऐसा पर्सन जिसके मन में ये आइडिया आया म्यूचुअल फंड को क्रिएट करने का। दोस्तों आपने कंपनी के रिस्पेक्ट में सीखा होगा, जिस तरीके से कंपनी में प्रमोटर होता है ना, जैसे प्रमोटर है कंपनी में, सेम उसी तरीके से म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, इसलिए यहां पर इसे प्रमोटर न कह के हम स्पॉन्सर कहते हैं, जो मतलब इसे क्रिएट करता है। तो लिखेंगे लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, केवल सुनने से समझने से काम नहीं होगा, लिखो, कॉपी बनाओ, बहुत काम आएगी सर। लिखेंगे इट मीन्स ए पर्सन It means a person who created the mutual fund. It means a person It means a person who created the mutual fund. ये वो पर्सन है जिसने म्यूचुअल फंड को क्रिएट किया है, जस्ट लाइक प्रमोटर यार। एक प्रमोटर की तरह, जैसे कंपनी को प्रमोट करने वाला पर्सन प्रमोटर कहलाता है, सेम उसी तरीके से म्यूचुअल फंड को क्रिएट करने वाला, लॉन्च करने वाला पर्सन स्पॉन्सर कहलाता है। जैसे एसबीआई की अगर मैं बात करूं, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक स्पॉन्सर कहलाएगा किसका? एसबीआई म्यूचुअल फंड का। फॉर एग्जांपल एसबीआई इज ए स्पॉन्सर ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है दोस्तों, ये एसबीआई म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर कौन है? एसबीआई, क्योंकि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे क्रिएट किया है, इसके मन में ही इसे लॉन्च करने का आइडिया आया, चल यार बैंक तो हम चला रहे हैं, क्यों ना साथ में इस म्यूचुअल फंड के काम को भी शुरू किया जाए, कस्टमर तो हमारे पास है ही, साथ के साथ ये काम भी हो जाएगा। चलो जी आगे। जिस तरीके से आपने पॉइंट नंबर सी स्पॉन्सर के बारे में सीखा, सेम उसी तरीके से पॉइंट नंबर डी एक म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में वर्ड आता है दोस्तों, जिसका नाम है ट्रस्टी। एक वर्ड है जी ट्रस्टी। दोस्तों जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में जो काम करने वाले पर्सन होते हैं, बिल्कुल कंपनी में भी पर्सन होते हैं काम करने वाले। आपने नाम सुना होगा डायरेक्टर, कंपनी को डायरेक्टर चलाते हैं, उसके कंपनी का संचालन उसके डायरेक्टर करते हैं। सेम उसी तरीके से जो कंपनी में डायरेक्टर है, म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले पर्सन को यहां पर ट्रस्टी कहते हैं दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लिखेंगे, लिखना बहुत जरूरी है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा।
मैं तो बोलता रहूंगा, आप पूछते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा, कोई फायदा नहीं जब तक आप नहीं लिखेंगे। तो ट्रस्टी इट मीन्स चलो जी दोस्तों, इट मीन्स ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर all activities of mutual fund. Trustee means a person who is responsible for all activities of mutual fund. For example, जो SBI म्यूचुअल फंड है सेम उसी का एग्जांपल उठाते हैं, लिखेंगे SBI ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड is a trustee of SBI म्यूचुअल फंड। सेम इसी तरीके से ग्रुप कंपनी जो होती हैं दोस्तों, जो रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपने काम को दोस्तों आगे बढ़ाती हैं। पॉइंट नंबर डी। अब ट्रस्टी के बाद पॉइंट नंबर ई पे चलते हैं, बेसिक के पॉइंट नंबर ई। नेक्स्ट पेज पे इतने आप प्रीवियस की कुछ बातें नोट कर लें, देन हम चलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट पेज पे। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ना है जी और चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। मैंने आपको बता दिया दोनों सीए फाइनल सीएमए फाइनल सारे क्वेश्चंस कवर होंगे स्टडी मटेरियल के, अपनी बुक के। वो बुक्स आपको मिल जाएगी, घबराओ ना जी। चलो जी नेक्स्ट पेज, पॉइंट नंबर ई पे। ट्रस्टी के बाद म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में एक और वर्ड है जिसका नाम है एएमसी। एएमसी दैट इज ए एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी बोलते हैं शॉर्ट में दोस्तों, इसे एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सर ये एएमसी क्या है, जरा थोड़ा इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। देखो सर ऐसा है, जो म्यूचुअल फंड है ना वो एक ट्रस्ट है। अब ट्रस्ट का मतलब होता है भैया, नाम सुनते ही ट्रस्ट, पक्का सेवा भावना का काम होगा, पब्लिक के लिए काम करना है जी, तभी तो ट्रस्ट बनाई आपने। अगर आप प्रॉफिट और कमाई के लिए काम करते तो ट्रस्ट ना बनाते। अब ये एएमसी क्या है, इसको जरा समझे इधर। देखो म्यूचुअल फंड जब एज ए ट्रस्ट काम करने लगा तो सेबी को लगा एक काम करो, इसके खर्चों को रिस्ट्रिक्टेड किया जाए। ये अननेसेसरी है तो ट्रस्ट, पता लगे अननेसेसरी पब्लिक के पैसों को खर्चों में उड़ाता जाए और पब्लिक का पैसा डूब जाए, वेस्ट हो जाए। इससे बचने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड के ऊपर खर्चों की रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप अपने फंड साइज का एक सर्टेन परसेंटेज ही अपने मैनेजमेंट खर्चों पे कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम आपको खर्च नहीं करने देंगे।
ये फंड साइज पे डिपेंड करता है। 2.5% से लेके 3% तक ये आपका परसेंटेज रहती है। अकॉर्डिंग टू फंड साइज आपको देखना होगा। लेकिन जो काम की बात है जरा उस पे आते हैं। अब सर एक तरफ तो प्रोफेशनली और टेक्निकली काम है ये म्यूचुअल फंड, दूसरी तरफ आपके खर्चे रिस्ट्रिक्ट हो गए, तो इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल पर्सन को हायर कैसे करें जो ये नॉलेज रखता हो कि कब शेयर को बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, किस शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। दोस्तों, तो जब खर्चों पर रिस्ट्रिक्शन आई म्यूचुअल फंड के, तो उन्होंने कहा एक काम करो यार, एक अलग से कंपनी बनाओ जिसका नाम होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी? ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड के टोटल फंड को मैनेज करेगी, इन्वेस्ट करेगी। पहले लिख लें आप एएमसी। इट मीन्स ए कंपनी which are registered under कंपनी एक्ट। भाई 1956, 2013 जो भी कानून में आपको पढ़ाया गया है, कानून ने आपको सिखाया है, वही आप लिखें। 1956 या 2013 जो आप पढ़ते हैं। इट मीन्स ए कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956 या 2013। आज की बात करें तो 2013 है कंपनी एक्ट। काम क्या है जी, देख लेते हैं। फिर वही पब्लिक जो सब जानती है, इधर है म्यूचुअल फंड जो कि ट्रस्ट है, इधर है एएमसी। सर जी पब्लिक ने म्यूचुअल फंड को पैसे दिए, म्यूचुअल फंड ने बदले में यूनिट दे दी। अब म्यूचुअल फंड के खर्चों पे रिस्ट्रिक्शन है सेबी के द्वारा, तो ये म्यूचुअल फंड ने क्या रास्ता निकाला? जितने भी क्वालिफाइड पर्सन होंगे वो अपॉइंटमेंट एएमसी में होंगे, एंड ये म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड्स को ट्रांसफर कर देगा। और ये एएमसी एक तरीके से म्यूचुअल फंड के एजेंट के तौर पे काम करेगी और उसके फंड्स को क्या करेगी? मैनेज करेगी। और एक प्रोपोर्शनेट शेयरिंग होगी, जितनी भी अर्निंग होगी कुछ एएमसी लेगी, कुछ म्यूचुअल फंड लेगा। और देन म्यूचुअल फंड को जो भी कमाई मिलेगी उस कमाई में से जो भी म्यूचुअल फंड ने करी डिविडेंड अपने यूनिट होल्डर को बांट दिया जाएगा। ये एएमसी इस म्यूचुअल फंड को इनकम देगी, देन ये म्यूचुअल फंड इस इनकम में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेम है जी, जैसे शेयर्स के ऊपर डिविडेंड बांटा जाता है, ऐसे ही सेम उसी तरीके से यूनिट्स के ऊपर भी म्यूचुअल फंड के द्वारा डिविडेंड बांटा जाता है। तो कहने का मतलब ये है जी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड की एसेट को मैनेज करती है। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी मोर देन वन म्यूचुअल फंड की एसेट को भी मैनेज कर सकती है, जिससे कि कॉस्ट शेयरिंग हो जाए। प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन है, वो म्यूचुअल फंड ए को भी मैनेज कर रहा है, म्यूचुअल फंड बी को भी मैनेज कर रहा है। तो एएमसी है जी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है सिंपल कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनी एक्ट। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं जो बेसिक से आपने देखी।
अब हम इस चैप्टर के सर प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं, और प्रैक्टिकल में बेसिक के बाद जो सेकंड टॉपिक है उसके लिए मुझे एक बार नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। प्रीवियस को आप नोट कर ले, यहां तक की बातें केवल आपको यह समझाने के लिए थी कि म्यूचुअल फंड का अंडरलाइंग कंसेप्ट क्या है, कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर क्या चीजें हैं जो आपको दोस्तों पढ़नी है। ठीक है जी, प्रैक्टिकल पे जाने से पहले एक बार जरा चीजों को समझ लें आप। सर सिप भी म्यूचुअल फंड है, क्वेश्चन आया है, सिप भी म्यूचुअल फंड है। बिल्कुल जी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी म्यूचुअल फंड है, और यह प्लान ऐसा है जिसके अंदर पब्लिक की छोटी छोटी सेविंग मंथली बेसिस पे पैसा इकट्ठा होता है, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा चल रहा है। रीजन ये है कि इन्वेस्टर को ये फैसिलिटी देना कि आप छोटे से पैसों से भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना अमाउंट डिपॉजिट कराएं, और म्यूचुअल फंड इस छोटी छोटी सेविंग के बेसिस पे लाखों करोड़ों रुपए फर्दर मार्केट में क्या करेगा, री इन्वेस्ट करेगा। हां, सिप भी एक म्यूचुअल फंड का प्लान है। जैसे मैंने आपको टॉपिक में लिखवाया था, ये देखो एक टॉपिक है, वहां पर आपको समझा दूंगा। उस टॉपिक का नाम है जी प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड। इसके अंदर बहुत सारे प्लानिंग आपको देखनी है, क्या क्या प्लान म्यूचुअल फंड के होंगे, जिसके अंदर एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है। आजकल तो इसे इनकम टैक्स के अंदर भी टैक्स में छूट मिलने लग गई है, ELSS के नाम से, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो थियोरेटिकल में चीजें हैं, एक बार जरा प्रैक्टिकल पे आते हैं और हम टॉपिक उठाते हैं दोस्तों। बेसिक के बाद अब सेकंड टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ NAV, दैट इज ए कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू। ये नेट एसेट वैल्यू क्या है जरा समझे। देखो सर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी ये चाहता है कि इन्वेस्टर के सामने म्यूचुअल फंड की हमेशा क्लियर पिक्चर आए। इन्वेस्टर के सामने म्यूचुअल फंड की हमेशा क्लियर पिक्चर आए कि भैया म्यूचुअल फंड की वर्थ क्या है। ऐसा तो नहीं पब्लिक का पैसा लेके भाग गया, डूब गया, कहीं गलत जगह पैसे लगा दिए और पब्लिक ने 500,000 रुपए पर मंथ दिए। अब पब्लिक तो ऑपरेशन एक्टिविटी में डेली बेसिस पे इन्वॉल्व तो नहीं हो सकती, लेकिन सेबी ने कहा म्यूचुअल फंड को आप एक काम करो, हर म्यूचुअल फंड का जो भी फंड होगा, जो भी वो फंड क्रिएट करेंगे, पब्लिक से पैसा लेंगे, उस फंड की जितनी भी यूनिट्स होंगी उनकी डेली बेसिस पे आपको एनएवी निकालनी है। एनएवी का मतलब नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, और ये नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट निकलेगी म्यूचुअल फंड की नेट एसेट्स को कंसीडर करके। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड की नेट एसेट्स जितनी ज्यादा होंगी उतना म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की एनएवी ज्यादा होगी, और एनएवी का ज्यादा होना पब्लिक के लिए अपने आप एक इंडिकेशन देता है कि भैया ये म्यूचुअल फंड
सही रास्ते पे जा रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे अच्छी रिटर्न दे रहा है, और अगर किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी गिरती जा रही है तो इसका मतलब उसके द्वारा लगाया हुआ पैसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और रिटर्न भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छी नहीं है। क्योंकि सर सब कुछ रिस्की है। आप टीवी में ऐड भी देखते हैं, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड सही है बट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो दोस्तों रिस्क हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको यह टॉपिक पढ़ाता हूं जिसका नाम है दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। चलो जी, सेकंड टॉपिक लिख लेते हैं जी, लिखेंगे मेरे साथ। कैलकुलेशन ऑफ NAV, that is a net asset value. Calculation of NAV per unit of mutual fund. Calculation of net asset value per unit of mutual fund, calculation of NAV per unit of mutual fund, यह आपको देखनी है कि ये NAV निकलेगी कैसे, क्या होती है ये NAV। देखते हैं जी नेट एसेट वैल्यू। देखो जी, आपको मैंने जैसे भी बताया, पब्लिक म्यूचुअल फंड, पब्लिक ने पैसे दिए, बदले में म्यूचुअल फंड ने यूनिट्स दे दी। मुझे इन्हीं यूनिट्स की वैल्यूएशन करनी है बस। मुझे इन्हीं यूनिट्स की वैल्यूएशन करनी है, वैल्यूएशन कि भैया म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की क्या वैल्यू है एज ऑन डेट। कैसे होगा वो आपको धीरे धीरे अभी सीखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना, और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं। इस यूनिट्स की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है जी। यूनिट की वैल्यूएशन करते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है जी। यूनिट्स की वैल्यूएशन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं एक बार जरा। इस यूनिट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के रिस्पेक्ट में एक छोटी सी बात आपको नोट के तौर पे सीखनी है जी। एक छोटी सी बात आपको सीखनी है इस यूनिट के रिस्पेक्ट में, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, मिक्स ना कर दें चीजों को। इस नोट को साथ लेके चलेंगे आप। ये नोट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, ऐसा है, एक म्यूचुअल फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल एक फंड क्रिएट नहीं करता। एक म्यूचुअल फंड एक साथ एक से ज्यादा फंड भी क्रिएट कर सकता है। कहने का मतलब नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट जो होती है वो म्यूचुअल फंड के हर फंड की सेपरेट निकलती है दोस्तों। मान लो अगर मैं आपको बताऊं, इस नोट के अंदर पहले आप लिख लें, ए म्यूचुअल फंड may create more than funds in different names with different names भी लिख लो।
कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, डेप्ट ओरिएंटेड फंड है, बैंकिंग सेक्टर ओरिएंटेड फंड है। कहने का मतलब हर फंड जो क्रिएट होता है उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पहले से ही फिक्स्ड होते हैं कि भैया ये जो पब्लिक से पैसा लिया जाएगा ये इन्वेस्ट कहां होगा। तो ये म्यूचुअल फंड में क्रिएट मोर देन वन फंड्स, मोर देन वन फंड्स विद डिफरेंट नेम्स। लेकिन काम की बात यहां पर यह है कि इस म्यूचुअल फंड को हर फंड की एनएवी सेपरेट निकालनी है। लिखेंगे द म्यूचुअल फंड कैलकुलेट एनएवी ऑफ ईच फंड सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब अलग अलग। फंड ए की एनएवी अलग निकलेगी, फंड बी की एनएवी। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, यहां पर फंड ए बना, यहां पर फंड बी बना, ऐसे ही फंड सी बना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि हर फंड की जो यूनिट होंगी उसकी जो एनएवी होगी वो अलग अलग होगी। इसकी जो है जी यूनिट अलग होंगी, इसकी एनएवी भी अलग होगी। मतलब हर म्यूचुअल फंड को हर सेपरेट फंड की सेपरेट नेट एसेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा मतलब है जी। अब ये एनएवी फाइंड आउट कैसे होगी, जरा इसके ऊपर आ जाते हैं जी। चलो जी, सिंपल है जी, सिंपल। एनएवी नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो एनएवी पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है, एनएवी पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है एनएवी पर यूनिट। एक मिनट चेक कर लेते हैं। एनएवी पर यूनिट का फॉर्मूला लिखें, नेट एसेट्स ऑफ फंड। किसी पर्टिकुलर फंड की नेट एसेट ले लो और उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। नेट एसेट्स ऑफ फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। उस फंड की जो भी यूनिट्स आउटस्टैंडिंग होगी, आउटस्टैंडिंग का मतलब एज ऑन डेट उसकी कितनी यूनिट हैं, क्योंकि इश्यू होती हैं, रिडीम होती हैं, बाय बैक होती हैं, एज ऑन डेट कितनी बची हुई हैं वो मुझे यूनिट काम में लानी है। तो एनएवी का सिंपल सा फॉर्मूला है जी, नेट एसेट्स ऑफ फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। बात करते हैं जी भाई, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं भाई साहब नेट एसेट्स 1 लाख रुपए है, और नंबर ऑफ यूनिट्स
फॉर एग्जाम्पल 20,000 है तो एनएवी क्या होगी पर यूनिट, सिंपल। तो एनएवी हो जाएगी 1,00,000 डिवाइड बाय 20,000, 5 रुपए पर यूनिट। 1 यूनिट की 5 रुपए एनएवी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। चलो जी, लेकिन ये जो दोस्तों फॉर्मूला है ना एनएवी पर यूनिट निकालने का, इसके अंदर जो एक वर्ड है नेट एसेट, यह आपको समझना है कि ये नेट एसेट कैसे निकलती है। कोई नहीं जी, समझते हैं जी। हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट। तो हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट, तो नेट एसेट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी जरा मैं आपको बता देता हूं और आप समझ लें और नोट डाउन भी कर लें। नेट एसेट्स के अंदर क्या आएगा, देखो जी। नेट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट में से टोटल अगर आप लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो वो नेट एसेट आ जाएगी। अब सर एक म्यूचुअल फंड है जिसका काम है पब्लिक से पैसा लेना, मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो उसकी मैक्सिमम एसेट क्या होंगी, लाइबिलिटी क्या होंगी, जरा देख लेते हैं सर। लिखो जी, हेयर नंबर ए, टोटल एसेट्स में क्या आएगा, टोटल एसेट्स में क्या आएगा। सबसे पहले तो जी म्यूचुअल फंड के पास कुछ कैश इन हैंड होगा, कैश एट बैंक होगा, कुछ कैश इन हैंड, कुछ कैश एट बैंक, दोनों शामिल कर लेना आप। और एनएवी जिस दिन पे निकलेगी एसेट भी उस दिन की ली जाएंगी, यह आपको समझना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं, सुनो। सर म्यूचुअल फंड का बेसिकली काम है पब्लिक से पैसा लेना, मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो मार्केट में सर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होंगी म्यूचुअल फंड की। यहां पर सेबी कहता है कि आपने जिस वैल्यू पे उसे परचेज किया है उससे मतलब नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू लेंगे। और मार्केट वैल्यू का मतलब जिस दिन एनएवी निकल रही है मार्केट वैल्यू भी उसी पॉइंट ऑफ टाइम की ली जाएगी, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस और मैक्सिमम हो सकता है म्यूचुअल फंड की एसेट में शामिल एक वर्ड है अकाउंटिंग, एक्रूड इनकम। सुना होगा, अकाउंट्स के महारथी बैठे हैं मेरे सामने। एक्रूड इनकम का मतलब इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। भाई डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी मिला नहीं, कमाई कर तो ली है लेकिन अभी मिलनी बाकी है।
तो उसे एक्रूड इनकम कहते हैं, और ये एक्रूड इनकम भी म्यूचुअल फंड की एसेट्स में आपको शामिल करनी है। तो मैक्सिमम यही चीजें होंगी दोस्तों म्यूचुअल फंड की एसेट्स में जो आपको देखनी है। और लायबिलिटी में म्यूचुअल फंड का ज्यादा कुछ नहीं होगा जी। किसी को अगर कुछ पेमेंट करनी है तो वो आउटस्टैंडिंग हो सकती है। मैक्सिमम लायबिलिटी म्यूचुअल फंड की ज्यादा कुछ नहीं है जी। तो लायबिलिटी के अंदर आप केवल और केवल लिख लें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज या एक्सपेंसेज पेबल कह सकते हैं आप, बात खत्म। लायबिलिटी में सिंपल लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। एक्सपेंसिव पेबल बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज बोल सकते हैं, यही लायबिलिटी होगी। इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड की फर्दर लायबिलिटीज नहीं होंगी। तो जी नेट एसेट्स कैसे निकलेगी? टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करो, देन आपकी नेट एसेट निकल के आ जाएगी। और पर यूनिट निकालने के लिए उस नेट एसेट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो जी, नंबर ऑफ यूनिट से आप डिवाइड कर दो जी। अब दोस्तों एक बात समझो, यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, फर्दर जो मुझे यहां पर डिस्कस करने की जरूरत पड़ रही है वो ये है कि इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी। क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड ने जो पैसा मार्केट में लगाया है ना, उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। तो लिख लो जी मेरे साथ, हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिखो जी मेरे साथ, हाउ टू कैलकुलेट। सब कुछ लिखना है, बिना लिखे बात नहीं बनेगी। हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि म्यूचुअल फंड ने जो भी शेयर्स, डिवेंचर, एनी अदर सिक्योरिटी परचेज करी है उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है जी, जो सिक्योरिटी अगर म्यूचुअल फंड ने खरीदी है, अगर वो लिस्टेड है, अगर वो लिस्टेड है तो सिंपल, शेयर मार्केट तो कोरोना वायरस में भी बंद नहीं हुई, ना उसे बंद कर सकते क्योंकि उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर भी है। एक इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के इन्वेस्टर के ऊपर तो कंडीशन लगा सकती है, लेकिन फॉरेन के ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकती। उसके लिए उसे इंटरनेशनल लॉ को भी फॉलो करना होता है। आज भी शेयर मार्केट खुली है, खरीदो बेचो। तो अगर कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है तो उसके लिए मार्केट वैल्यू घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है कि भैया एचडीएफसी का आज शेयर कितने का है, बजाज फाइनेंस का आज शेयर कितने का है, आरबीएल बैंक का, इंडसइंड बैंक का, एक्सिस बैंक का, ईच एंड एवरी कंपनी के शेयर प्राइस मार्केट में अवेलेबल है। वहां से आप मार्केट प्राइस उठाओ और अपनी कैलकुलेशन कर लो जी। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पॉइंट नंबर ए कहूं, लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। मार्केट वैल्यू एज पर स्टॉक एक्सचेंज, बात खत्म। और दो मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी एंड बीएससी। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है एनएससी बीएससी भी पढ़ेंगे, डेरिवेटिव चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे।
कि हाउ टू कैलकुलेट सेंसेक्स, हाउ टू कैलकुलेट निफ्टी, सब होगा। स्टडी मटेरियल की एक लाइन नहीं छोड़ी जाएगी, सब कुछ कवर होगा, सब कुछ। तो लिस्टेड सिक्योरिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होंगी उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा। ये आपको सीखना पड़ेगा सर, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप लिखते जाएं कि इस अनलिस्टेड सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी। तो अनलिस्टेड के अंदर नंबर 1 मैं आपको बताता हूं, इंडेक्स बेस्ड वैल्यूएशन। छोटे छोटे पॉइंट है जी जो आपको सीखने हैं और एग्जाम में अप्लाई करने हैं। इंडेक्स बेस्ड वैल्यूएशन, इंडेक्स का मतलब यही सेंसेक्स निफ्टी, कोई भी इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब एक इमेजिनरी फिगर, वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये इंडेक्स बेस्ड वैल्यूएशन क्या है, कुछ नहीं जी, इंडेक्स बेस्ड वैल्यूएशन में छोटा सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, जिस दिन आप मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो उस दिन का इंडेक्स ले लो, इंडेक्स पॉइंट एज ऑन वैल्यूएशन डेट डिवाइड बाय इंडेक्स पॉइंट एज ऑन द डेट ऑफ परचेज मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट, जो भी आपकी है। सिंपल। इंडेक्स बेस्ड वैल्यूएशन करने के लिए सिंपल एक ही बात करना, मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, उस दिन इंडेक्स आपका 1000 पॉइंट पे था, जिस दिन वैल्यूएशन कर रहे हैं इंडेक्स चला गया 2000 पॉइंट पे उस दिन, तो अकॉर्डिंगली आपको इंडेक्स बेस्ड वैल्यूएशन करनी है। तो कंसेप्ट है, सीखते जाओ, एग्जाम के क्वेश्चनों में अप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, आप घबराओ ना। आप फॉर्मूला लिखो, इंडेक्स पॉइंट एज ऑन वैल्यूएशन डेट डिवाइड बाय इंडेक्स पॉइंट एज ऑन द डेट ऑफ परचेज और मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट। जिस प्राइस पे आपने परचेज किया है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है जी। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लो $100 आपकी परचेज कॉस्ट है, इंडेक्स पॉइंट दे रखे हैं, ऑन द डेट ऑफ परचेज मान लो 1000 पॉइंट था, ऑन वैल्यूएशन डेट जिस दिन आप वैल्यू करना चाहते हैं
ये मान लो 1500 पॉइंट है, तो मेरी सिक्योरिटी की वैल्यूएशन क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। $1500 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 ₹150। ₹150 is the index based valuation। जिस तरीके से आपने इंडेक्स बेस्ड वैल्यूएशन सीखी, सेम उसी तरीके से आपको सेकंड सीखनी है जिसका नाम है एक्रूड इनकम बेस्ड वैल्यूएशन। एक्रूड इनकम बेस्ड वैल्यूएशन, ये एक्रूड इनकम बेस्ड वैल्यूएशन क्या है आप लिखो, देन आपको बताते हैं एक्रूड इनकम बेस्ड वैल्यूएशन क्या है। एक्रूड इनकम बेस्ड वैल्यूएशन, देखो जी एक एग्जांपल से आपसे बात करते हैं और देन सिखाते हैं। एक्रूड इनकम का मतलब जितने दिन की इनकम एक्रू हो चुकी है, अर्न हो चुकी है, उसको वैल्यूएशन में शामिल करना। कैसे, सुनो जी। मान लो ये T0 है, आज का दिन है, और ये मान लो T12 मंथ है, 12 महीने का टाइम है। मान लो कोई एक सिक्योरिटी है जिसका इश्यू प्राइस था मान लो 90 रुपए, और उसका रिडम्पशन और मैच्योरिटी वैल्यू है उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है मान लो 100 रुपए, या 102 रुपए मान लो। कैलकुलेशन थोड़ी देखते हैं, 102 रुपए मान लेते हैं। मान लो मैच्योरिटी वैल्यू 102 रुपए है। तो दोस्तों अगर मैं इस पूरे 12 महीने की बात करूं, इस पूरे 12 मंथ की अगर मैं बात करूं, तो टोटल इनकम कितनी है? सर जी टोटल इनकम है 102 में से 90 माइनस कर दो, पूरा 1 ईयर 12 मंथ की 12 रुपए की कमाई है एक्रूड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस सिक्योरिटी की वैल्यू 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद कितनी होगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस डेट पर जितनी इनकम एक्रूड हो जाए वही आपको वैल्यूएशन में ले लेनी है। कैसे, देखो जी, एक्रूड इनकम बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर इश्यू प्राइस लेना, और उसमें एक्रूड इनकम ऐड कर देना। जैसे अगर मैं बात करूं कि वैल्यू एज ऑन T6 मंथ क्या होगी, अगर हम बात करें कि वैल्यू एज ऑन T6 मंथ क्या होगी, तो देखें भाई मेरा इश्यू प्राइस 90 है, वो तो आएगा ही आएगा। 12 रुपए 12 महीने की इनकम है तो 6 महीने की 6 रुपए हो गई, तो ये हो जाएगा 96। और यही अगर मैं आपसे कहूं वैल्यू एज ऑन T8 मंथ क्या होगी, T8 मंथ का मतलब
8th मंथ का पीरियड एक्रूड हो चुका है। तो 90 प्लस 8 डिवाइड बाई 12। एक मिनट यहां पर चेक कर लो सर, यहां पर चेक करो। इनकम तो 12 रुपए है ना पूरी 12 महीने की, और 6 मंथ ऊपर आएगा। बिल्कुल, ये 6 मंथ, ये 12 मंथ, ये 8 मंथ, ये 12 मंथ, और ये 12 रुपए की कमाई, तो टोटल हो जाएगी 98। मतलब सिंपल, प्रपोर्शनेट इनकम को कंसीडर करना है और एक्रूड इनकम बेस्ड वैल्यूएशन निकाल लेनी है। चलो जी, अब नेक्स्ट आगे। फर्स्ट हो गया इंडेक्स बेस्ड, सेकंड हो गया एक्रूड इनकम बेस्ड, और एक थर्ड है रिक्वायर्ड रिटर्न बेस्ड वैल्यूएशन। बस लास्ट है जी, लास्ट, थर्ड है लास्ट, रिक्वायर्ड रिटर्न बेस्ड वैल्यूएशन। रिक्वायर्ड रिटर्न बेस्ड वैल्यूएशन का मतलब यह है, देखो इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न टाइम टू टाइम पे चेंज होती रहती है। इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न टाइम टू टाइम पे चेंज होती रहती है, लेकिन एक जो इनकम है अमाउंट में वो सेम रहती है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से बात करता हूं। देखो, मान लो एक 10% डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है जी, तो इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट में क्या होगा? 100 का 10%, 10 रुपए। अब मान लो कोई इन्वेस्टर ये कहता है कि मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न 20% है, मतलब मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न 20% का मतलब इन्वेस्टर कहता है मैं अपने पैसों को केवल वहीं पर इन्वेस्ट करूंगा, मैं अपने पैसों को वहीं पर इन्वेस्ट करूंगा जहां पर मुझे 20% की रिटर्न मिले। तो एक बात आपसे पूछनी है दोस्तों, कोई सिक्योरिटी कहती है मैं आपको हर साल 10 रुपए दूंगी, तो वो इन्वेस्टर जिसकी 20% की रिटर्न है, वो इन्वेस्टर जिसकी 20% की रिटर्न चाहता है, वो इस 10 रुपए को पाने के लिए आज कितने रुपए लगाने के लिए तैयार हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हर साल अमाउंट में तो 10 रुपए ही मिलेंगे। तो देखो इसकी वैल्यूएशन क्या होगी दोस्तों, आप इस 10 रुपए को 20% से डिवाइड कर दो। जब आप इस 10 रुपए को 20% से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी सर 50 रुपए। इसका मतलब एक डिवेंचर जो हर साल 10 रुपए की कमाई देगा, उसको परचेज करने में 20% की रिक्वायर्ड रिटर्न वाला इन्वेस्टर आज 50 रुपए लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। और यही रिक्वायर्ड रिटर्न अगर कुछ और होती तो अकॉर्डिंगली अमाउंट भी क्या कर जाता? चेंज कर जाता। क्यों? आज मैंने 50 रुपए लगाए, मुझे 10 रुपए मिले एक साल में, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। तो रिक्वायर्ड रिटर्न अगर कम ज्यादा होती है तो सिक्योरिटी का प्राइस भी अप एंड डाउन होता है। तो फॉर्मूला क्या बन के आया दोस्तों? फॉर्मूला बन के आया यहां पर कि रिक्वायर्ड रिटर्न बेस्ड वैल्यूएशन के लिए
जो भी इनकम है वो ले लो और डिवाइड बाय आर आर। इनकम पर एनम डिवाइड बाय आर आर, परसेंटेज 10%, 5%, 20%, जो भी है आपको ले लेनी है। ये था अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के छोटे से कंसेप्ट जो आपको वैल्यूएशन में हेल्प करेंगे। अब बिल्कुल भी ना घबराएं। अब इस नेट एसेट्स वैल्यू पर यूनिट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सीएमए फाइनल के स्टडी मटेरियल में तो जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, सीए फाइनल में भी देखेंगे हम और अपनी बुक के भी देखेंगे। धीरे धीरे सब क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपके जो भी डाउट हो तुरंत व्हाट्सएप पे भेजो, वीडियो ऑन डिमांड आपको अवेलेबल रहेगी। आप बिल्कुल ना घबराएं। मैं फिर बता दूं, डेली बेसिस पर 2 घंटे पढ़ो, डेली बेसिस पे 2 घंटे पढ़ो, लाइव पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो क्लासेज आपको टॉपर क्लासेज की ऐप पे भी पूरी की पूरी अवेलेबल हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। 2:30 से डेली बेसिस पे 4:30 PM एक एक क्वेश्चन यहीं पर सोल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे, बिल्कुल ना घबराओ। और ये नंबर तो है ही है, व्हाट्सएप करके आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। 9599155971। आराम से पढ़ते रहो, पूरा एसएफएम कंप्लीट होगा आपका। किसी भी तरह की कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट हो तो बताओ सर, यूट्यूब पे कमेंट ही कर दो। अगर कोई भी डाउट, मैं भी आप यूट्यूब खोल लेता हूं, कोई भी अगर आपके डाउट आ रहे हैं तो हम देख लेते हैं। दिवेश झा जी कह रहे हैं लास्ट कंसेप्ट रिपीट कर देना प्लीज। तो लास्ट कौन सा जी? दिवेश झा जी लास्ट कौन सा? रिक्वायर रिटर्न बेस्ड वैल्यूएशन, आप बता दें मुझे। ये लास्ट कंसेप्ट कौन सा है आप मुझे जरा बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। देन रिपीट कर देते हैं, ये यही होगा आरआर बेस वैल्यूएशन। ठीक है जी दिवेश जी, मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो रिक्वायर्ड रिटर्न बेस वैल्यूएशन है ना दोस्तों, ये सिंपल एक समझो डिस्काउंटिंग टेक्निक है। भाई मैं कहता हूं कोई सिक्योरिटी मुझे 10 रुपए पर एनम पे करेगी, हर साल 10 रुपए देगी, लेकिन उस सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए इन्वेस्टर क्या अमाउंट लगाना पसंद करेगा, इन्वेस्टर क्या अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, यह आपको समझना है। तो यह डिपेंड करता है उसकी रिक्वायर्ड रिटर्न पे। रिक्वायर्ड रिटर्न का मतलब इन्वेस्टर कितने परसेंट की रिटर्न चाहता है। भाई सिंपल सी बात है, मैं 20% की रिटर्न चाहता हूं, मतलब मैं इन्वेस्टर, मैं कहता हूं मैं अपना पैसा वहीं पर लगाऊंगा जहां पर मुझे 20% की रिटर्न मिले, 20% की। तो दोस्तों आप खुद बताओ, मैं अगर 20% की रिटर्न चाहता हूं और मुझे कोई कह रहा है कि मैं आपको हर साल 10 रुपए दूंगा, तो मैं कितने रुपए इन्वेस्ट करूं जिससे कि वो 10 रुपए की इनकम इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर मेरे को 20% परसेंटेज में रिटर्न दे? तो 50 रुपए। भाई मैं अगर आज कहीं 50 रुपए लगाए, एक साल के बाद 10 रुपए मिल गया, तो मेरी रिटर्न 20% हो गई पर एनम। तो एक तरीके से आपने एक कंसेप्ट भी पढ़ा होगा कभी डिस्काउंटिंग टेक्निक में कि अमाउंट को अगर हम रेट से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है।
तो रिक्वायर्ड रिटर्न बेस वैल्यूएशन का मतलब सिंपल, भाई अगर मैं कहता हूं कि ये रिक्वायर्ड रिटर्न, अगर रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर एग्जांपल आपकी 5% है, 5% अगर आरआर है, तो मेरी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी 10 डिवाइड बाय 5%। क्यों? क्योंकि सर ये जो इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि मैं 5% पे भी पैसा लगाने के लिए तैयार हूं। तो एक बात देखो, इस 10 को 5% से आप डिवाइड करो, 200 रुपए। तो इसका मतलब एक इन्वेस्टर जिसकी रिक्वायर्ड रिटर्न 20% है, वो 10 रुपए को पाने के लिए 50 रुपए बस लगाने के लिए रेडी होगा। और एक इन्वेस्टर जिसकी रिक्वायर्ड रिटर्न 5% है, जो कहता है अरे मुझे तो 5% मिल जाए, मैं संतुष्ट हूं, फालतू नहीं चाहिए, तो सर वो 200 रुपए लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड रिटर्न बेस वैल्यूएशन का मतलब सिंपल है कि भैया एक इन्वेस्टर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड रिटर्न। और आप टेंशन ना लो, बहुत सारे